हे एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू को जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारी जो सेल्स होती है, सिमिलर सेल्स, वो क्या बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती है। अगर जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है कंप्लीट, तो वो कैसे होता है कि बहुत सारी सेल मिल के क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी। फिर टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा और उसके बाद कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनेगा। तो जो टिश्यू होगा उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होनी चाहिए, ठीक है, अलग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं और एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू नहीं बना सकती क्योंकि उनका फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत जितनी भी सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, तभी वो जाके एपिथेलियम टिश्यू की फॉर्मेशन कर पाएंगी। और हम देखते हैं कि जो टिश्यू की जो फॉर्मेशन होती है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर ही होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यूनि का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो एक सेल कभी भी टिश्यू नहीं बना पाएगी, बहुत सारी सेल इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। जैसे प्लांट के अंदर क्या होगा, दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है मेरिस्टेमेटिक्स। तो वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो देखो, एनिमल टिश्यू में क्या बता रखा है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब कि जैसे अगर किसी सेल का जो काम है प्रोटेक्शन का, तो वो क्या बनाएंगी, एपिथेलियल टिश्यू बना लेंगी, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जितनी सेल्स होंगी उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, कनेक्टिव मतलब नाम से पता चल रहा है कि कनेक्ट करके रखना, जोड़ के रखना। तो उनका जो जो सेल्स होंगी वो अलग होंगी एपिथेलियम से, क्योंकि तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है। मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग होंगी। जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये टिश्यू होता है इनका ओरिजिन कैसे होता है। कि देखो, जब डेवलपमेंटल स्टेज होती है, डेवलपमेंटल स्टेज की का क्या मतलब होता है कि जैसे जाइगोट बनता है, उसके बाद जैसे मतलब गैमेट से क्या बनेगा, दो गैमेट से, मेल फीमेल गैमेट से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, मोरूला होगी, ब्लास्टुला होगी, उसके बाद क्या होगी, गैस्ट्रुलेशन होगी, उसके बाद एक गैस्ट्रुलेशन के बाद कंप्लीट इंडिविजुअल्स बनता है। तो जब गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है उस टाइम पे तीन जो लेयर्स होती है उनकी फॉर्मेशन होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो उन एक्टोडर्म और मीजोडर्म से ही जो ये टिश्यू होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है। तो जो एक्टोडर्म होता है उससे कौन कौन सा टिश्यू बनेगा, एपिथेलियम और नर्वस टिश्यू। और जो मीजोडर्म होता है उनसे कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू बनेंगे, ठीक है। सो अब हम इन सभी टिश्यूज़ को एक डिटेल वे के अंदर डील करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो इन टिश्यूज़ का क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जो एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव का, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, अब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये सब करना, ठीक है। उसके बाद होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या होता है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करके रखना। इसके अंदर क्या होता है, जैसे बोन्स हो गई, जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है, ये किसके थ्रू करना है, जैसे एक पूरी बॉडी मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हम जैसे है, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर है, ठीक है। तो किसकी वजह से है, वो बोन्स की वजह से। और बोन क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या करता है, ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाता है। कि जैसे दो बोन्स के बीच में जो मसल्स हो गई वो क्या करवाएंगी, जैसे हमारे जो हाथ होते हैं अगर उसको बेंड कर पाते हैं तो वो क्या होती है, हमारी जो बोन्स होती है उनके बीच में कुछ मसल्स होती हैं और उनकी वजह से हम अपने हाथ को बेंड कर पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब मेन जो पूरी बॉडी को एक कैसे से बोलते हैं ना कि कंट्रोल करके रखना। तो पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करके रखता है, नर्वस टिश्यू। सो अब हम इन सभी टिश्यूज़ को एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि ये एक शीट ऑफ सेल्स होती है, मतलब कि जो कवर करके रखेगी एक शीट ऑफ सेल्स एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे जो हमारी स्किन होती है, ये किसका एग्जाम्पल है, एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या करता है, एक आउटर कवरिंग होती है और ये हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। किसी भी जैसे एक्सटर्नल जो भी डैमेज होगा, जैसे क्या होता है हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनको सबको और हमारी पूरी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करके रखती है वो कौन रखती है, एपिथेलियल टिश्यू, स्किन, ठीक है।
तो एक स्किन क्या होगी, एक एपिथेलियल टिश्यू होगी जो कि बाहर की कवरिंग होगी, ठीक है, एक्सटर्नल कवरिंग होगी। और इसके अंदर जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होगी। मतलब कि अगर जो दो सेल्स होती हैं, जैसे बहुत सारी सेल्स जितनी भी सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ये सारी एक टाइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगी। अगर वो टाइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगी तो जो इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, जो स्पेस होता है, जो इंटरसेलुलर जो सेल्स होती है उनके अंदर जो स्पेस होता है, और उस स्पेस के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है ऑब्वियसली। तो अगर जो स्पेस ही बहुत कम है, क्योंकि इन्होंने बताया कि टाइटली अरेंज होती हैं ये सेल्स, तो अगर स्पेस नहीं है तो जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बहुत ही कम होगा। और क्या बनाएगी, कॉन्टिन्यूस शीट होती है कम्प्लीटली, इसके अंदर स्पेस काफ़ी कम होता है कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो रीजर्नेशन पावर होती है ना, वो काफ़ी बेस्ट होती है। जैसे देखो, अगर हमें चोट वगैरह लग जाती है, तो चोट लग जाती है तो कुछ दिन के बाद हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे अगर हमें बाहर जैसे हाथ वगैरह, पैर वगैरह पे कुछ चोट लग गई, तो उसके बाद वो क्या करती है, काफ़ी मतलब बहुत जल्दी रीजर्नेशन क्या होता है कि जो सेल्स होती है वो उनकी रीजर्नेटिंग पावर्स होती है कि वो बहुत ही जल्दी डिवाइड करेंगी और क्या बना लेंगी, वैसा का वैसा बाहर का जो कवरिंग होती है वैसे की वैसे वो बना लेंगी। फिर हम देखते हैं कि जो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल मतलब कि जो सेल्स होंगी वो एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और जो कंपाउंड हो गया उसके अंदर क्या होंगी, जो सेल्स होंगी वो दो से ज़्यादा लेयर्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी। तो अगर हम स्किन की बात करते हैं, जैसे कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल देखें तो स्किन होता है कि जो स्किन की जो सेल्स होती है वो एक लेयर तो प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम देखें तो स्किन हमारी काफ़ी ऐसे थोड़ी टाइट होती है, काफ़ी थिक होती है, तो वो एक लेयर तो नहीं है, काफ़ी लेयर होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। और अगर सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो जैसे जो देखो, अगर हमारे जो लंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब जो आउटर होते हैं एल्वुलाई होती है। एल्वुलाई का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन का और जो CO2 का उनका एक्सचेंज करवाना होता है। तो जो एल्वुलाई होंगी उनकी जो कवरिंग होगी वो कैसी होगी, सिंपल एपिथेलियम होगी वो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो एपिथेलियम होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रेजेंट होती है। इंटरनल मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स की काफ़ी जो ऑर्गन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है। तो जो एल्वुलाई होती है वो एक थिक, बिल्कुल एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होगी। क्योंकि अगर ज़्यादा थिक लेयर ऑफ एपिथेलियम होगी तो वो गैसियस का ऑक्सीजन जो एक्सचेंज होता है वो नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है, मतलब कि सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब देखो, जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, और उन मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियम होता है उनको फर्दर फिर से 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, सब डिवाइडेड हो गई वो फिर से। तो देखो, एपिथेलियम होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। फिर जो सिंपल होता है वो फर्दर फिर से 3 टाइप में डिवाइड हो गया। कौन कौन सी, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कोल्यूमिनार एपिथेलियम। सो जो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं, देखो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, तो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो थोड़ी सी इरेगुलर सी होती है, ठीक है, इरेगुलर ही अरेंज होंगी। मतलब एक कंप्लीट जैसे कॉन्टिन्यूस शीट होती है ना, जैसे एक में इक्वल शीट होती है वैसी नहीं होती, थोड़ी सी ये क्या होता है, इरेगुलर टाइप में प्रेजेंट होगी। ये कहाँ पे होती है, मेनली जो ब्लड वेसल्स होगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था पहले कि एयर सेक्स के अंदर, एयर सेक्स क्या होती है, जो एल्वलाई होती है लंग्स की वो हो गई। ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स का भी मेन काम क्या होता है कि जैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का एक्सचेंज करवाना काम होता है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर भी स्क्वैमस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होंगी। सेकेंड हम देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब देखो नाम से पता चल रहा है, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, कि जिसके अंदर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक शेप की होंगी, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मेनली जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पे जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और जो किडनी का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, जैसे किडनी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल होता है, एक होता है लूप ऑफ हेनले, एक होता है डिस्टल। तो ये मेनली कहाँ पे होंगी, जो प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार मतलब क्या होता है कि कॉलम टाइप की जो सेल्स होंगी वो एक कॉलम शेप की प्रेजेंट होगी। जो कोल्यूमिनार होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो क्या होगा सिंपल कोल्यूमिनार होंगी, दूसरा क्या होता है, देखो साइड का जो 4th डायग्राम दिखा रखा है इसमें देखो कि जो ये सेल्स होती है उसके ऊपर क्या होता है, देखो फिंगर लाइक क्या होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये कैसी होगी, सीलिएटेड कोल्यूमिनार। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मेनली ये होंगी स्टमक और इंटेस्टाइन में। सो ये तो हो गई सिंपल एपिथेलियम।
अब हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। जो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की, एक लेयर नहीं होती, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करना, कि अगर बाहर से कोई डैमेज हो रहा है या फिर केमिकली कोई डैमेज हो रहा है, फिर कोई मैकेनिकली कोई डैमेज हो रहा है, उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये होंगी स्किन के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर, फेरेंक्स के अंदर, यहाँ पे मेनली प्रेजेंट होंगी ये। अगर आप इस डायग्राम में देखते हो तो देखो कितनी सारी जो लेयर्स होती हैं सेल्स की वो प्रेजेंट होती हैं। और ये कंपाउंड एपिथेलियम होती है, इनका जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के अंदर इनका थोड़ा सा कम रोल होता है। इनका मेन रोल किस में होता है, प्रोटेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं ये, और बहुत सारी लेयर होंगी तो प्रोटेक्शन का काम करवाएंगी। कि जैसे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो गया तो काफ़ी, अगर जैसे देखो, अगर एक तो है सिंपल एपिथेलियम की लेयर, एक होता है कि कंपाउंड, मतलब कि बहुत सारी लेयर। तो सिंपल एपिथेलियम होगी, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो बहुत सारी लेयर होंगी, 3-4 जैसे 5-6 लेयर्स होंगी सेल्स की, तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर काफ़ी, तो नंबर एब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा लेकिन लेट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जो ये कंपाउंड एपिथेलियम होता है इनका मेन रोल होता है प्रोटेक्शन का, और जो सिंपल एपिथेलियम होता है उनके अंदर उनका मेन रोल किसके अंदर होता है, अब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइज जंक्शन बिटवीन द सेल्स। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि जो एपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, तो उनको कॉम्पैक्टली अरेंज करवाने के लिए कोई एक जंक्शन होगा जो उन सेल को अरेंज करवाएगा। मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो लिंकेज होती है, ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो एक कनेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कुछ जंक्शन, स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं, उनकी वजह से जो दो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाती है। और ये सिर्फ एपिथेलियम में नहीं, जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उनके अंदर भी ऐसे ही जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल जंक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हुआ ओक्लूडिंग जंक्शन, इसको हम बोल देते हैं टाइट जंक्शन। नाम से पता चलता है, जैसे ओक्लूडिंग जंक्शन को तो हम टाइट जंक्शन बोलते हैं। टाइट का नाम से पता चलता है कि जो सेल्स होंगी वो टाइटली अरेंज होंगी, ठीक है, मतलब कि उनके बीच में कुछ मतलब इम्परविएबल होगी, कि कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता भैया इनके अंदर। तो एकदम ऐसे ही टाइटली अरेंज होती है कि इनके अंदर हम कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, कोई मीडियम ही नहीं है ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि वो इतनी टाइटली एक दूसरे के साथ अरेंज होती है। दूसरा हम देखते हैं एंकोरिंग जंक्शन, मतलब कि दो सेल्स को अटैच करवा के रखना। या तो जो एंकोरिंग जंक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक सेल को दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करके रखेगा, या फिर एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि बाहर के मैट्रिक्स के साथ। तो उसके बाद हम देखते हैं गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेशन और गैप जंक्शन का नाम पता चला। कम्युनिकेशन मतलब कि दो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी मतलब कि आदान प्रदान करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि वो अपना साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। कुछ जो उनके पास जो प्रोडक्ट्स होगा, जैसे एक सेल ने कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, कोई जीन्स बना लिया, कोई mRNA प्रोटीन्स बना लिए, तो वो दूसरी सेल को दे देंगी, किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। और आपको इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले टाइट जंक्शन, मतलब कि कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, जैसे ये दो सेल्स बना रखी हैं, ठीक है, उन दो सेल्स के बीच में कनेक्शन दिखा रखा है। टाइट जंक्शन है तो कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। एडहेरिंग जंक्शन है मतलब कि दो सेल्स को कनेक्ट करके रख रखा है। एडहेरिंग जंक्शन के अंदर दो चीज़ आती है, एक तो होता है डेस्मोसोम्स, एक होता है हेमीडेस्मोसोम्स। जो डेस्मोसोम्स होता है वो हमने देखा था कि जो एडहेरिंग जंक्शन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आइदर या तो वो सेल टू सेल कनेक्शन करवाएगा। सो जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, सेल टू सेल कनेक्शन करवाते हैं। और जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है, एक सेल का बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वहाँ पे कनेक्शन करवाते हैं। फिर हम देखते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन में देखो एक कंप्लीट गैप प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू दो सेल्स इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाती हैं। सो ये तो हमने कंप्लीट देख लिया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करवाता है, मेन काम कनेक्शन का। कि जैसे देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, अगर वो ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इन सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं।
ये सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू फिर हमारी बॉडी होती है वो प्रॉपर वे के अंदर फंक्शन कर पाती है। तो ये वेरी करते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे देखो कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गई, एडिपोज हो गया, ब्लड हो गया। आप देखो इनके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ ये कनेक्शन का ही काम करवाते हैं। जैसे बोन्स का हमने बताया था थोड़ी देर पहले, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं पूरी बॉडी को एक कनेक्ट करके रखते हैं। ब्लड हो गया, ऑब्वियसली कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। ये तो है नहीं कि ब्लड हाथ में नहीं जाएगा, पैर में नहीं जाएगा, पूरी बॉडी को एक प्रॉपर वे के अंदर कनेक्ट करके रखेगा ना वो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड को छोड़कर, ठीक है, ब्लड के अलावा जितने भी जो कार्टिलेज, बोन्स और एडिपोज हो गई, ये क्या करते हैं, कुछ फाइबर का सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि कोलेजन हो गया, इलास्टिन और फिब्रोब्लास्ट। इनका जो फाइबर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि जो एक टिश्यूज होते हैं इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रखते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन कौन, कोलेजन, इलास्टिन और फिब्रोब्लास्ट। अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप। वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है, नाम से इनके ना नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर जो ये मैट्रिक्स होता है, जैसे ये फिब्रोब्लास्ट, इलास्ट, कोलेजन्स होते हैं, ये कैसे प्रेजेंट होंगे। जैसे लूज मतलब कि जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो ये फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन्स होते हैं, कैसे लूजली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतने कॉम्पैक्ट वे के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे ये। सो देखो सबसे पहले देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर देखो जो ये फाइबर्स होते हैं ये कैसे होंगे, जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, जो सेमी फ्लूइड जो सब्सटेंस होते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं, वो जैसे मैट्रिक्स हम कैसे बात करते हैं मैट्रिक्स की, कि सेल के आउटसाइड में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, सेल के अंदर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो इन मैट्रिक्स के अंदर जो ये कोलेजन्स, फिब्रोब्लास्ट, ये क्या होंगे, ये लूजली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतने कॉम्पैक्ट वे के अंदर नहीं होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप ये डायग्राम देखो तो इसके अंदर भी आपको देखो आराम से दिख जाएगा। देखो फिब्रोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इलास्टिन फाइबर्स, ये सारे इतने लूजली, मतलब इतना एक कॉम्पैक्ट वे के अंदर कॉन्टिन्यूसली कॉम्पैक्टली प्रेजेंट नहीं होते। इनमें काफ़ी देखो आपको स्पेस दिखेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, एक होता है एरियोलर टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर और एडिपोज ये दोनों किसके एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल है लूज कनेक्टिव टिश्यूज के। एरियोलर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्किन के नीचे, और जो एडिपोज टिश्यू है ये देखो जो ये पीपीटी के अंदर बेंथ द स्किन आएगा। ठीक है, जो स्किन के नीचे, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होगा। इस पीपीटी के अंदर आई थिंक कि स्किन कट गया है तो आप इसको लिख लेना बेंथ द स्किन। तो ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे। देखो आप भी हमने देखा था कि स्किन कैसा है, एपिथेलियम है, वहाँ पे सेल्स कैसी अरेंज होंगी, कॉम्पैक्टली अरेंज होगी। उसके नीचे देखो ये कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इसके अंदर क्या आएगा, एडिपोज और एरियोलर आएगा। इसके अंदर सेल्स कैसी होंगी, लूजली प्रेजेंट होंगी ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर जो ये फाइबर्स होते हैं लाइक फिब्रोब्लास्ट, कोलेजन्स, इलास्टिन्स, ये कैसे प्रेजेंट होंगे, ये कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होंगे। ये फिर जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये फिर से 2 टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर डेंस, एक होता है इरेगुलर डेंस। देखो अगर आप रेगुलर डेंस की जो डायग्राम होता है उसका आप देखते हो, देखो इसके अंदर जो कोलेजन्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ये एक रेगुलर वे के अंदर है। ठीक है, एक कॉन्टिन्यूसली एक शीट सी बना रखी है इन्होंने। अगर आप इरेगुलर की बात करते हो तो देखो इसके अंदर डायग्राम में ही अलग से एक डिमार्केशन हो रखी है कि ये रेगुलर है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर के अंदर जो फिब्रोब्लास्ट है, ये कोलेजन्स, ये इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसके अंदर देखो 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक होता है टेंडन्स, एक होता है लिगामेंट्स। तो इनको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या करवाते हैं, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किस किस के बीच में, या तो मसल्स और बोन के बीच में करवाएंगे या फिर बोन टू बोन, मतलब बोन और बोन के बीच में करवाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना। इसको तो हम ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे जो लिगामेंट्स होते हैं, जैसे LB², अगर आप LB² याद रखोगे तो L से क्या हो जाएगा लिगामेंट, B से बोन, B से बोन। तो लिगामेंट क्या करेगा, 2 बोन के बीच में कनेक्शन करवाएगा, 2 बोन्स को अटैच करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, और अगर आपने ये याद रख लिया कि जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन है तो टेंडम आपको वैसे याद रह जाएगा कि एक तो था बोन टू बोन, एक था बोन टू मसल्स, तो बस कौन सा गया, स्केलेटन मसल्स टू बोन्स, तो वो क्या हो जाएगा, टेंडन्स हो जाएगा। और लिगामेंट क्या हो जाएगा, बोन टू बोन। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये रेगुलर डेंस टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमने देख लिया, दो देख लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लिया। अब हम देखते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आता है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज को देख लेते हैं। कार्टिलेज में क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, और बोन को हम बोल देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर जो इंट्रासेलुलर जो उनका मटेरियल होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम कार्टिलेज को दूसरे नाम से देखें तो इसको हम बोल देते हैं सॉफ्ट बोन। ठीक है, ये देखो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मेनली ये कहाँ होगी, नोज में। हम देखो अपनी नोज को अगर हम इधर उधर से हिलाएं तो हम इजीली इसको हिला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। ठीक है, अगर हम अपनी आउटर ईयर की बात करें, देखो हम अपने आउटर ईयर को इजीली बैंड कर सकते हैं। तो यहाँ आउटर ईयर में क्या प्रेजेंट होगी, इसके अंदर बोन। देखो आपको ये तो पता चलेगा कि बोन्स तो है लेकिन सॉफ्ट बोन है। सॉफ्ट बोन मतलब कि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या देखते हैं कि जो अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वर्टिब्रेट्स जो हमें पता होता है वो कार्टिलेजियस नेचर्स के होते हैं। लेकिन जब अडल्ट के अंदर जब कन्वर्ट होता है भैया कोई भी एम्ब्रियो, तो उसके अंदर ये कार्टिलेज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, बोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हमने देख लिया। अब हमने इसके एग्जांपल भी देख लिए कि जैसे कहाँ पे नोज में प्रेजेंट, नोज की जो टिप होती है उसमें प्रेजेंट होता है। हमें टिप को ही, जैसे हम टिप को इधर से उधर बेंड कर सकते हैं, ना कि हम कंप्लीट नोज को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, आउटर ईयर की बात कर ली। उसके बाद हमने लिम्स देख लिया, जैसे कुछ अडल्ट के अंदर जो लिम्स होते हैं वो भी कार्टिलेज नेचर्स के होते हैं। ठीक है, देखो अगर आप इस डायग्राम की बात करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, दो बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बोन्स के आउटर साइड में क्या होता है, कार्टिलेजियस प्रेजेंट होता है। तो देखो जो ये बोन्स होती हैं, ये बोन तो बिल्कुल हार्ड होती है, ये तो हिलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इनको जैसे अगर बोन हिलेंगी नहीं तो हम वैसे अपने आप, जैसे अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं, जैसे अपने नीज होते हैं, जो घुटने होते हैं उनको हम बेंड कर सकते हैं। ये किसकी वजह से बेंड होते हैं, ये होते हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से। जैसे उनके अंदर क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज कहता है सॉफ्ट बोन्स होती है ना, तो जो इजीली बेंड कर जाती हैं, तो इजीली हम अपने जो नीज होते हैं उनको बेंड कर सकते हैं। या फिर उनके अंदर कुछ स्केलेटन मसल्स होती हैं, एक अलग टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे ना, वही इन बोन्स को, जो बोन्स होती है इनको बेंड करवाने में हेल्प करते हैं। अगर ये सब प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे ये मस्कुलर टिश्यूज नहीं होगा या फिर ऐसे मतलब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये जो ये बोन्स होती हैं ये क्या करेंगी, ये बिल्कुल स्टिफ रहेंगी। हम अपनी नीज को, अपने हाथों को ऐसे बेंड ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन। ठीक है, बोन क्या होता है, एक हार्ड होता है, नॉन प्लिएबल होता है। नॉन प्लिएबल होता है मतलब कि नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती बोन, स्टिफ नेचर की होती है। और इनके अंदर क्या होगा, कैल्शियम सोल्ट्स होगा, कोलेजन फाइबर्स होंगे, जो कि ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। और क्या देखते हैं कि जो बोन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। जैसे कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगी बोन, जैसे क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है जिसको हम बोल देते हैं लैक्यूना। ठीक है, उस लैक्यूना के अंदर ये बोन्स प्रेजेंट होंगी। और अगर हम बात करें कि जो हमारी लेग के अंदर सबसे बड़ी, हमारी अगर पूरी बॉडी के अंदर देखें सबसे जो लॉन्ग बोन होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी लेग में प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोल देते हैं फीमर। और जो सबसे स्मॉल बोन होगी हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ होगी, हमारे ईयर में प्रेजेंट होगी, जिसको हम बोलते हैं स्टीफन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सभी होती हैं। और ये क्या करवाता है, ब्लड भी एक मेन कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कहाँ किससे, मतलब ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो मेन कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू हो गया ब्लड। सो ये हमने देख लिया कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देख लेते हैं मसल टिश्यू के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो लॉन्ग्स और सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होंगे, अरेंज होंगे, पैरेलली अरेंज होंगे, मतलब ठीक है, पैरेलली बहुत सारे सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज होंगे। और इन फाइबर्स, जो फाइबर्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये बहुत सारे जो सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं ये मायोफाइबर्स से बने होते हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल्स से बने होते हैं। और इनका जो मसल टिश्यू होते हैं इनका मेन काम किसके अंदर होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाते हैं। ठीक, अब देखते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलेटल, एक होता है स्मूथ और एक होता है कार्डियक। सो सबसे पहले देखते हैं स्केलेटन मसल्स टिश्यू। ये स्केलेटन मसल्स टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्केलेटन बोन्स के अंदर।
मतलब कि अभी हमने देखा था कि जो दो बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है, बोन्स के आउटर कवरिंग में तो कार्टिलेज होता है जो कि उनको जैसे सॉफ्ट बोन हो गई, और उसके बाद कुछ स्केलेटन मसल्स होती हैं वहाँ पे जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाती हैं। ये कहाँ, जैसे कौन कौन सी मसल्स होती हैं, जैसे बाइसेप्स हो गया, स्ट्रेटेड स्केलेटन मसल्स हो गई, ये कैसे एक बंडल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगी और पैरेलली होंगी। देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जैसे मसल्स होती है कैसे बंडल के फॉर्म में होती है और पैरेलली अरेंज होती है। फिर हम देखते हैं कि वॉलेंट्री नेचर्स की होती है। वॉलेंट्री नेचर मतलब कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि अपने आप हो जाएंगी। वॉलेंट्री मतलब जैसे अपने हाथ को अगर हमें बेंड करना है, अगर हमें अपनी नीज को बेंड करना है, तो वो अगर हम चाहेंगे तभी तो बेंड होंगे। ये नहीं तो है, ये तो है नहीं कि जैसे हम ऐसे सो रहे हैं और अपने आप ये ऐसे बेंड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सो एक ऐसे नेचर की होंगी, ये होंगी वॉलेंट्री नेचर की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मूथ मसल्स फाइबर। इनके जो जो आउटर एंड होता है, अगर इनकी शेप की बात करें तो बिल्कुल एक टैपरिंग होता है, ठीक है, और इनके अंदर कोई भी स्ट्रेटेशन शो नहीं होती। मतलब कि जो इनकी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है स्मूथ मसल्स की, ये इनके अंदर कोई भी जैसे ऐसे बोलते हैं ना रिजिज नहीं होते, बिल्कुल एक स्मूथ कवरिंग होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, मेनली ब्लड वेसल्स के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, इनके अंदर ये मेनली मसल्स होती है। और ये इनवॉलेंट्री नेचर्स की होती है। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, जैसे वॉलेंट्री तो होता है अपने कंट्रोल के अंदर, जैसे हम जैसे चाहेंगे वैसे ही वो करेंगी। इनवॉलेंट्री मतलब जिनके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है भैया, वो जैसे चाहेंगे वैसे वो काम करेंगी अपना। जैसे देखो स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ये मसल्स होती है। अब हमें तो नहीं पता चलता कि जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ये मसल्स कैसे काम करती हैं। इनको जब अपने काम की ज़रूरत होगी, जैसे ब्लड वेसल्स का काम करता है, क्या काम होता है, एक्सचेंज का काम होता है। तो जब इनको एक्सचेंज करवाना होगा, जब इनको O2 लेनी होगी, जब इनको CO2 एक्सचेंज करनी होगी, तब ये अपना काम शो करेंगी। लेकिन इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, ये अपना काम अपने आप खुद करती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, इनवॉलेंट्री नेचर की हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डियक मसल्स टिश्यू। कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट। तो ये जो मसल टिश्यू होते हैं ये सिर्फ हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होंगे। और इनके अंदर क्या देखते हैं हम कि जो ये सेल्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है, किसके थ्रू, इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू। जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ये क्या करती है, कनेक्शन का काम करवाती है, कम्युनिकेशंस का काम करवाती है। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो अगर एक सेल को कोई सिग्नल मिलता है बाहर से, या फिर कोई अगर अपना बॉडी कुछ सिग्नल जनरेट कर रही है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, तो हार्ट के अंदर तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। मेन काम तो हार्ट का यही होता है। हार्ट के जो मसल्स टिश्यूज होते हैं इनका मेन काम यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना। तो अगर एक सेल्स को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिल रहा है बाहर से, तो ये क्या करेंगे, जो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू दूसरी सेल को ये सिग्नल पास करेंगे और दूसरी सेल अपने आप जो कॉन्टैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो दूसरी सेल्स होती है वो तीसरी सेल्स को करेगी। तो ये ऐसे क्या करते हैं, जो इंटरकैलेटेड जो डिस्क होती है, कम्युनिकेशन जो जंक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करवाता है और रिलैक्सेशन के अंदर हेल्प करवाता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्डियक मसल्स टिश्यू। सो देखो हमने मसल्स टिश्यू के बारे में 3 टाइप के पढ़े, कौन कौन से, एक होता है स्केलेटन मसल्स टिश्यू, एक होता है स्मूथ मसल्स टिश्यू, और एक होता है कार्डियक मसल्स टिश्यू। अब हम जो अपना लास्ट जो टिश्यू होता है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि कौन सा होता है, नर्वस टिश्यू। देखो वैसे तो हमने नर्वस टिश्यू को हमने एक डिटेल वे के अंदर पहले भी देख लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। कि देखो अगर बाहर से कोई भी स्टिमुलस आ रहा है अपनी बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसको कौन कंट्रोल करके रखता है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, मेन सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होती हैं। न्यूरॉन्स का ही काम होता है जो कि पूरी बॉडी के अंदर क्या करवाता है, सिग्नल देता है और सिग्नल लेता है, ठीक है। अगर बाहर से कोई न्यूरॉन्स आ रहा है तो सेंसरी, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सेंस करेंगे बाहर की चीज़ को, वो कहाँ पे पहुँचाएंगे, ब्रेन के अंदर पहुंचा देंगे, स्पाइनल कोड में जाएंगे, पहले वो स्पाइनल कोड के थ्रू वो ब्रेन में जाएंगे, फिर ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद वो किसको देगा, मोटर न्यूरॉन्स को देगा। और मोटर न्यूरॉन्स जहाँ भी जिस भी ऑर्गन पे जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसके अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्स शो करना है वो मोटर न्यूरॉन्स बताएगा, और फिर हम वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो जो पूरा जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल बहुत ही मिली सेकेंड्स के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर ये किसका डायग्राम है, ये एक न्यूरॉन्स का डायग्राम है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, और एक होता है एक्सोन। तो इसके अंदर देखो जो ब्रांचिंग दिख रही है आपको, एक होता है सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर जो न्यूक्लियस के जो आउटर साइड में जो ब्रांचेज होती है ये क्या होती है, डेंड्राइट्स होती हैं।
मेन जो सेंसरी का काम क्या होता है, डेंड्राइट्स ही करती है। उसके बाद क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन के एक बिल्कुल लॉन्ग रोड की तरह एक्सोन प्रेजेंट होता है। और क्या होता है एक्सोन के ऊपर, अगर कहीं पर तो जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, कहीं पर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती, तो जहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती उसको हम बोल देते हैं नोड ऑफ रनवीरे। उसके बाद क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल्स होता है, और वहाँ से फिर क्या होगा, अपने जो न्यूरो होते हैं वो रिलीज होंगे, और वो किसी पर भी एक्ट कर सकते हैं। लाइक दूसरे न्यूरॉन्स के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं, किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं, किसी ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यूरो होंगे, जो न्यूरो होते हैं वो मेनली कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन्स होता है। तो ये हो गया पूरा एक न्यूरॉन्स का। तो ये तो हो गया कंप्लीट नर्वस सिस्टम। सो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा एनिमल जो टिश्यू होता है उसको एक डिटेल वे के अंदर देखा है। आई होप आपको जो एनिमल टिश्यू का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर फर्दर लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।